हेलो एवरीवन, सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की थी, एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज। आज इस सीरीज का 5th पार्ट कंटिन्यू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने इसके पहले के चारों पार्ट देख लिए हो। अगर आपने इसके पहले के 4 पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। इन सीरीज के माध्यम से मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताबों की इंपॉर्टेंट की पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम काजल धामी एंड वेलकम टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए अब सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। सीटेट की परीक्षा के अंदर हमसे सामाजिक विज्ञान 60 नंबर का पूछा जाता है और इन 60 नंबर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो 40 नंबर है उनसे हमें कंटेंट पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की किताबों के अंदर से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 का जो कंटेंट होता है आपको वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है इन 40 अंकों के लिए। और जो बाकी बचे हुए 20 नंबर है इनसे हमारी पैडागॉजी पूछी जाती है। इन वीडियोस के माध्यम से मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि आपकी ये जो 40 नंबर का कंटेंट वाला पार्ट है वो अच्छी तरीके से तैयार हो सके। अब चलिए पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों के सामने है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ये जो ब्लू रेवोल्यूशन आया था ये किससे संबंधित था? ये देखिए, ब्लू कलर आप किस तरीके से याद रखेंगे, हमारे पानी का रंग नीला होता है और पानी में तैरती हैं मछलियाँ। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि ये जो ब्लू रेवोल्यूशन था ये फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड था, यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित था। और अगर हमसे कोई पूछे कि येलो रेवोल्यूशन किस चीज़ से संबंधित है, ये जो येलो रेवोल्यूशन है ये ईडेबल ऑयल यानी कि ऐसा तेल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए मस्टर्ड ऑयल, इन चीज़ों से संबंधित है। अब चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करें। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? द रेड कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू। ये लोहे यानी कि आयरन के कारण होता है। अक्सर होता क्या है कि ऐसा सॉइल जिसका रंग जो है लाल होता है उसमें एक कोटिंग पाई जाती है किसकी? फेरिक ऑक्साइड की। और ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ये खुद लाल कलर का होता है, जिसकी वजह से हमें ये मिट्टी लाल कलर की दिखाई पड़ती है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड के पॉइंट डिस्कस करें। इस स्लाइड का पहला पॉइंट है, जोजिला पास किसे जोड़ता है? जोजिला पास कनेक्ट ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है और ये किस जगह पे स्थित है? ये नेशनल हाईवे पे स्थित है। और इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं, जैसे कि अगर हम इसकी समुद्र तल यानी कि सी लेवल से ऊंचाई देखें तो इसकी ऊंचाई 11,580 फीट है सी लेवल से, अगर हम सी लेवल से इसकी हाइट को मेजर करें। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हिमालयन पर्वत श्रृंखला किसका एक उदाहरण है? हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस तरीके का माउंटेन रेंज माना जाता है? ये एक तरीके का फोल्ड माउंटेन माना जाता है। इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं। ये किन चीजों की फोल्डिंग की वजह से बना होता है? जो हमारे सेडिमेंट निकलते हैं यूरेशियन प्लेट और साथ ही साथ इंडियन प्लेट के बीच में से जो सेडिमेंट निकलता है उनके फोल्ड होने की वजह से हमारा हिमालयन रेंज बना हुआ है। और ये हिमालयन रेंज जो है ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल माना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे हमसे पूछा गया है भारतीय रेगिस्तान को क्या कहते हैं? इंडियन डेजर्ट इज कॉल्ड एज। इसे हम थार के रेगिस्तान यानी कि थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो थार डेजर्ट है ये कहाँ स्थित है? ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। इसके अलावा इसके बारे में और कुछ बेसिक बातें जाने तो इसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ वर्षा कितनी होती है, यहाँ लगभग अगर हम देखें तो 20 सेंटीमीटर तक वर्षा सालाना होती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को
क्या कहते हैं? द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नोन एज, इसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। अगर हम हिमालयन रेंज को देखें तो इसे तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है हमारा लेसर हिमालय, और उसके बाद आता है आउटर हिमालय। और आउटर हिमालय को हम शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड के कुछ और पॉइंट डिस्कस करें। स्मोक किसका मिश्रण माना जाता है? स्मोक जो है ये किसका मिक्सचर माना जाता है? ये स्मोक और फॉग का मिक्सचर माना जाता है। जब कभी भी विंटर में जब फॉगी कंडीशन होता है तो उस समय हमें देखने को मिलता है कि आसमान में धुंध टाइप की आ जाती है, और उसको हम स्मोक के नाम से जानते हैं, जो कि स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है। इससे कई बारी हम लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड माना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें। अम्ल वर्षा में ऐसा क्या होता है जो पौधों को नष्ट करता है? What does acid rain contain which destroy plants? एसिड रेन के अंदर क्या ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे प्लांट जो हैं ये डिस्ट्रॉय होते हैं? इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। अगर हम इसे डिटेल में डिस्कस करें तो जो हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, जो हमारी इंडस्ट्री से निकलता है, जो हमारे फॉसल फ्यूल को बर्न करने की वजह से पोल्यूशन निकलता है, वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो आपकी हार्मफुल गैसेस हैं, जैसे कि सल्फर हो गया, सल्फर के जब ऑक्साइड तैयार होते हैं तो इस तरीके से ये सारे गैसेस जब हमारे रेन वाटर के साथ कंबाइन होते हैं तो ये हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं, जैसे कि आप कह लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से हमारे प्लांट डिस्ट्रॉय होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट्स। लोकपाल की अवधारणा कहाँ से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये जो कॉन्सेप्ट है लोकपाल का ये स्वीडन से लिया गया था, और 2013 में पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ था जो कि जन लोकपाल मूवमेंट के द्वारा हुआ था, जो कि अन्ना हजारे द्वारा चलाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें जो कि है पंचायती राज सिस्टम के बारे में। पंचायती राज्य प्रणाली में जो मध्यवर्ती स्तर होता है यानी कि इंटरमीडिएट टायर होता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारी पंचायती राज सिस्टम है इसके टोटल कितने टायर हैं। उसके टोटल 3 टायर हैं, जिसमें से जो पहला टायर है वो हमारा होता है विलेज लेवल का, और ये जो विलेज लेवल पे काम करती है ये काम करती है ग्राम पंचायत। और अगर हम दूसरे टायर की बात करें जिसे हम इंटरमीडिएट टायर के नाम से भी जानते हैं, और ये जो इंटरमीडिएट टायर है इसे हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा टायर है ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाला, जिसे हम जिला परिषद के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो मध्यवर्ती स्तर यानी कि इंटरमीडिएट टायर है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि न्यायपालिका द्वारा तैयार किए गए कानून को क्या कहा जाता है? इसे हम निर्णय विधि के नाम से जानते हैं, केस लॉ के नाम से जानते हैं। अब ये किस तरीके से आया था? ये लॉ तब स्टैब्लिश हुआ था जब हमारे फॉर्मल लॉ तैयार हो रहे थे, फॉर्मल केसेस तैयार हो रहे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज हैं उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये हमारे आर्टिकल 124 के अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और इसके साथ साथ उनके जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर्स रखी गई है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड के कुछ और पॉइंट डिस्कस करें। आज की इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उनके जो जज हैं उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है,
और ये हमें आर्टिकल 124 के अंदर बताया गया था। इसके अलावा उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर रखी गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।